हेलो फ्रेंड, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइट सन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो हमने आपको इसके पहले वीडियो में वियना सम्मेलन बताया था और यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ये बताया था। मैंने बताया था राष्ट्रवाद का मतलब अर्थ होता है देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और आपको मैंने 1815 की जो है वियना सम्मेलन के बारे में बताई थी। तो अब दोस्तों है क्या, आज मतलब हम जाने बुर्बो राजवंश। तो वियना सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था कि इसकी स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो पूछा जाता है पेपर में बार बार कि वियना कांग्रेस के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो आप याद रखेंगे बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। तो अब फिर से आप याद रखिएगा कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश की स्थापना की गई। तो बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। ये ऑब्जेक्टिव आप लगाते हैं। और फिर आपका फ्रांस में लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। तो वियना कांग्रेस के द्वारा किसको राजा बनाया गया। तो लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। अब ये राजा जो थे इन्होंने 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक मतलब संविधान की तरह से एकदम अच्छे से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। अब वो घोषणा पत्र कैसा था। तो समान नागरिक संहिता। क्या था दोस्तों, समान नागरिक संहिता। एक और नागरिक संहिता की बात करें हम तो आप समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो टोटल पहले मैं आपको नागरिक संहिता के बारे में बताऊंगा। तो पहले इतना इसको आप देख लीजिए इसमें क्या बात हुई थी। इन्होंने समान नागरिक संहिता मतलब घोषणा पत्र जारी किया और ये घोषणा पत्र 1848 तक चला। ये जो घोषणा पत्र था ये कब तक चला, 1848 तक। लास्ट हम आपको बताएंगे फ्रांस में एक 1848 की क्रांति हुई थी, ठीक है। फिर चार्ल्स एक्स को शासन काल में चार्ल्स 10वें के शासन काल में इस घोषणा पत्र में कुछ परिवर्तन किए। अब जब हुआ कि जब चार्ल्स 10 आए तो उन्होंने इस घोषणा पत्र में कुछ परिवर्तन कर दिया, बदलाव कर दिया। अब जब लोगों में बदलाव हुआ तो लोगों में हड़कंप मच गई और इसके परिणाम फलस्वरूप 1830 की क्रांति हुई। क्या हुई, लोग आपस में लड़ने लगे, गृह युद्ध हो गया फ्रांस में। उसी का 1830 का दोस्तों क्रांति हुई। फिर से बात सुनिए। तो आपको पूरा अच्छा जगह वियना का मतलब हमने पॉइंट बताया बुर्बो राजवंश। इस राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया और फ्रांस में लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया। फिर राजा ने 2 जून 1814 में एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया और वो था समान नागरिक संहिता। क्या था, समान नागरिक संहिता, यानी कि सारे को एक समान देखा जाएगा। अब इस घोषणा पत्र में क्या होता है कि चार्ल्स 10 आते हैं और इसमें कुछ बदलाव कर देते हैं जिससे कि 1830 की क्रांति हो जाती है। तो आप बुर्बो इस पॉइंट में आपने मोटा मोटी क्या बात देखा कि वियना कांग्रेस ने बुर्बो राजवंश की स्थापना की और उसके बाद लुईस जो आपका 18वां था उसे फ्रांस का राजा बना देते हैं। राजा लुई जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, एक संवैधानिक घोषणा पत्र जो है नागरिक संहिता जो है देते हैं और इसमें उन्होंने मतलब है क्या कि सबको समान माना था। लेकिन जो आपका चार्ल्स जो 10 आते हैं वो क्या करते हैं, इसमें बदलाव कर देते हैं जिससे क्या होता है लोग उससे असंतुष्ट हो जाते हैं और 1830 की जो है क्रांति जो है सामने उभर कर आती है। तो अब हमारा टॉपिक होगा जुलाई 1830 की क्रांति। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रांति युग यूरोप में कब कहा जाता है। तो 1830 से लेकर 1848 तक के टाइम पीरियड को क्रांति युग कहा जाता है और उसी में हम पहला क्रांति देखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। ये दोस्तों सब्जेक्टिव के लिए भी आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि जुलाई 1830 की क्रांति जो है तो 25 जुलाई की हुई थी। कब हुई थी, 25 जुलाई की। अब इसमें कहानी क्या होता है, कैसे हुआ था। तो देखिए जो चार्ल्स 10 थे ये एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक थे। कैसे थे, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी क्या थे, शासक थे। निरंकुश मतलब अच्छा नहीं थे, बहुत बेकार थे, ठीक है। और प्रतिक्रियावादी मतलब ये पूरा उल्टा काम करते थे। अब उल्टा काम करते थे उसके बाद ये फ्रांस में मतलब फ्रांस जिस देश के शासक बने थे फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास किया। मतलब जो लोग देश से प्रेम करते थे उसके भावना को इन्होंने क्या किया, दबाने का प्रयास किया। अब जब ये दबाने का प्रयास किया और ये प्रयास के अलावा इन्होंने क्या किया कि चार्ल्स 10 जो थे वो 25 जुलाई 1830 को इन्होंने 4 अध्यादेशों के द्वारा, यानी 4 मतलब देश के जो मतलब क्या बोलते हैं जो बहुत क्रूर लोग होते हैं उनके द्वारा
उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, यानी कि मारने का उन्होंने प्रयास किया। अब जब मारने का प्रयास किया तो इन 4 लोगों के खिलाफ क्या हुआ कि मतलब लोगों ने क्रांति की लहर जगा दी, ठीक है, विरोध करने लगे लोग, ठीक है, कि इन्होंने मतलब गलत काम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब गला घोटने का प्रयास किया। तो इन 4 अध्यादेशों के विरोध में क्या हुआ कि पेरिस में क्रांति का लहर उठ गया। पेरिस में क्या हुआ, क्रांति का दोस्तों लहर उठ गया। और फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। और इसी गृह युद्ध को जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। तो मोटा मोटी आप 1830 की क्रांति में आपने क्या देखा कि चार्ल्स टेन जो थे ये आपके फ्रांस के राजा बने थे। अब ये राजा बढ़िया नहीं थे, बहुत ही निरंकुश थे, मतलब पूरा आप बोल सकते हैं जनता को सताते उताते थे, ठीक है। और ये राजा क्या करते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो लोग बात करते हैं उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। और दबाने के प्रयास में ये 4 राष्ट्रभाई क्या दोस्तों कि 25 जुलाई 1830 में ये 4 अध्यादेशों के द्वारा में ये क्या करते हैं कि जो उदार तत्व होते हैं, ठीक है, जो लोगों का भला करते हैं उनका वो गला घोटने का प्रयास करते हैं। अब जब गला घोटने का प्रयास करते हैं तो पेरिस में क्या होता है कि इसके विरोध में पूरा क्रांति छिड़ जाती है। और फिर आपका दोस्तों जो आपका 28 जून तक 1830 में ये पूरा गृह युद्ध क्या होता है, आपस में फ्रांस में पूरा ही एक लोग दूसरे लोग को मारना चालू कर देते हैं। और इसी को 1830 की क्रांति कहा जाता है। अब ये रही हमारे 1830 की क्रांति। अब 1830 की क्रांति को आप इसका परिणाम को देख लें। अब देखें दोस्तों कि 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहला बात कि चार्ल्स एक्स जो थे वो गद्दी छोड़ के इंग्लैंड भाग गए, ठीक है। चार्ल्स एक्स जो का गद्दी छोड़ कहाँ भाग गए, इंग्लैंड भाग गए। अब बूर्बो जो राजवंश था वो क्या हो गया, अंत हो गया, जो चार्ल्स एक्स ने उसको राजगद्दी दिया था। अब गद्दी पर कौन आ गया, आयरलैंड्स। पहला बात चार्ल्स एक्स है गद्दी छोड़ के भाग गए, अब बूर्बो राजवंश खत्म हो गया। उसके बाद ये गद्दी पर कौन आ गया, आयरलैंड्स। अब आयरलैंड्स के भी एगो राजा था जिसका नाम था लुई फिलिप। वो क्या किया, पेरिस के जनता का सपोर्ट से वो क्या होता है कि सत्ता प्राप्त कर, मतलब गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी बैठने के बाद क्या होता है कि फिर लेकिन जो क्रांति जो हुआ था ये पूरा यूरोप में फैलने लगा था। और फिर जब पूरा यूरोप में फैलने लगा था तो हर कोई अपने जो राष्ट्रवाद की भावना, जो हर किसी में देश प्रेम की भावना जग गई थी। और इस तरह इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया गया और आगे चलकर लुई फिलिप के विरोध में भी आवाज़ उठने लगी। ये थे 1830 की क्रांति के प्रभाव। और आगे भी हम लोग दोस्तों क्रांति ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्रांति युग जो है किसे कहते हैं दोस्तों, तो 1830 से अब हम देखें दोस्तों नेपोलियन की जो है मतलब है क्या नागरिक जो संहिता था, ये नागरिक संहिता जो है नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता लाया था। नेपोलियन ने क्या लाए थे, 1804 में नागरिक संहिता लाए थे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जन्म से विशेष अधिकार नहीं होगा, मतलब जो जन्म से आपको विशेष अधिकार है वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे मतलब जो पंडित जी लोग होते हैं वो मतलब है क्या मतलब पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर मतलब जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापार का ही काम करेगा, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा, सबको मतलब समान अधिकार मिलेगा। इन्होंने ये अच्छा काम किया। फिर कानून के नजर में जो है सब कोई समान हो। पहली बात तो ये ने कहा कि जन्म से जो अधिकार है वो नहीं रहेंगे। दूसरी बात कानून के नजर में सब कोई क्या है, समान है। और तीसरी बात संपत्ति का अधिकार जो है सुरक्षित है। अगर आपका संपत्ति है तो आपका सुरक्षित रहेगा, आप पर कोई उस पर जबरन दबाव उबाव कोई छीनने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन आपको है क्या दोस्तों, ये भी आगे चलकर मतलब इनमें बदलाव आती है और इनके भी मतलब साजिश में लेकर इन्हें हरा देते हैं। तो ये बात जानने से पहले आप और भी जानिए प्रशासनिक विभाजन। इन्होंने प्रशासनिक क्या किया, विभाजन किया। लेकिन जो प्रशासनिक विभाजन किया था वो राजनीतिक प्रतिक्रियावादी से नहीं किया था, राजनीतिक रूप से उतना बेहतर नहीं कर पाए। किसानों को इन्होंने मुक्त करवा दिया। जो किसान दूसरे जगह काम करते थे उन्हें से क्या किया, इन्होंने मुक्त किया। बहुत ही अच्छा काम किया। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन जो है किया, अपने क्षेत्र में जितना भी इनका क्षेत्र पड़ता था उसमें राष्ट्रीय मुद्रा का क्या किया, चलन किया, मतलब चलाया। यातायात में भी सुधार किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों कि ये भी आगे चलकर कुछ निरंकुशवादी हो गए, ठीक है, मतलब इनमें भी थोड़ा भ्रष्टाचार बढ़ गया और इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। क्या किया दोस्तों, टैक्स को बढ़ा दिया। और जब टैक्स को बढ़ाने के बाद ही यूरोप में पूरे यूरोप को जीतने के लिए, फ्रांस को तो जीते ही थे, पूरे यूरोप को जीतने के लिए जबरन लोगों को सेना में भर्ती करने लगे। जबरन लोग क्या करने, सेना में भर्ती न करने लगे। अब जब जबरन सेना में भर्ती करने लगे तो लोग भी क्या हुए, इनके खिलाफ हो गए और इनको जो है गद्दी छोड़कर भागना।
आगे चलकर नेपोलियन भी निरंकुश हो जाते हैं और फिर ये बहुत सारे देश जो है मिलकर यूरोप के और इसे क्या करते हैं, नेपोलियन को हरा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये हमारी कहानी जो है पूरा अपना स्टोरी जो है आपने देखा और इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये सब बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट थे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और कम से कम आप 5 लोगों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करें। और दोस्तों आप अपने इस वीडियो को स्टेटस पर जरूर लगाएं ताकि हमारा जो है मनोबल बना रहे और आपके लिए डेली टू डेली आपका एनसीईआरटी का पूरा कलेक्शन जो है आपके लिए मैं लाऊं। आप कभी किताब को खोलकर पढ़कर देखिएगा दोस्तों, पूरा का एनसीईआरटी का एकदम शॉर्ट जितना नोट्स मतलब निचोड़ हो सके उतना मैंने लिया है, और जो भी बातें लगती है इम्पोर्टेंट है तो उसमें मैंने आपको नोट किया ताकि आप बिहार बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब दे सके, देने में आप सक्षम हो। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।